नमस्कार दोस्तों, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। अब इस प्रवर्तन निदेशालय का काम यह होता है कि अगर गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की जाती है तो यह उसकी जांच करती है और उसके बाद में कानूनी रूप से जो भी हो सकता है वह कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ईडी या प्रवर्तन निदेशालय क्या राजनीतिक रूप से किसी को प्रताड़ित कर सकती है? किसी को पार्टी ज्वाइन नहीं करने पर प्रताड़ित करके मरने पर मजबूर कर सकती है? किसी के घर पर सिर्फ इसलिए छापे डाले जा सकते हैं कि फला व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करे, नहीं करे तो उस पर ऐसे केस लादने की धमकी दी जाए कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। यह तमाम बातें क्यों हो रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें ईडी, अब तक तो यह चर्चा होती थी कि ईडी राजनीतिक लोगों के घरों पर छापे इसलिए मारती है कि वह भाजपा के साथ आ जाए, वह दूसरे दलों का साथ छोड़ दे, और जैसे ही भाजपा में आते हैं उनके तमाम केस खत्म हो जाते हैं। अभी हाल ही आपने अजीत पवार के मामले में महाराष्ट्र में देखा होगा कि उन पर जितने भी केस थे, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम केस खत्म कर दिए गए हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच थी उसे भी फ्री कर दिया गया है। लेकिन जो ईडी की बात हो रही है कि ईडी पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से ईडी पर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। इससे पहले सीबीआई पर भी सवाल उठे हैं जब यूपीए का शासन था। लेकिन अब सवाल इतना गंभीर हो चुका है क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आस्टा गांव में एक परिवार है, परमार परिवार। उस परिवार के 2 बच्चे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही थी तो वे 2 बच्चे राहुल गांधी से मिलते हैं और अपनी गुल्लक, जिसमें वे रोज का अपना बचत का पैसा रखते थे, वह राहुल गांधी को भेंट करते हैं। और वह खबर बनती है बहुत बड़ी कि 2 बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी बचत का पैसा जो गुल्लक में था वह भेंट किया। अब भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी, विधानसभा चुनाव हो चुके मध्य प्रदेश में, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हो चुके, और अब अचानक खबर आती है कि जिस परिवार के 2 बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक दिया था, उस परिवार के रक्षक यानी कि उन बच्चों के माता और पिता ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि ये बड़ी सामान्य सी खबर लगी शुरू में कि हो सकता है कोई पारिवारिक कारण हो, कोई बिजनेस का कोई कारण हो जिससे परेशान होकर इस दंपति ने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन जब उनका सुसाइड नोट सामने आता है तो ईडी पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस परमार परिवार में बच्चों के माता पिता ने सुसाइड किया है, उन्होंने 3 पन्नों का जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसमें ईडी की ओर से छापा मारने का पूरा घटनाक्रम, पूरा ब्यौरा लिखा गया है। और लिखा गया है कि किस तरह से ईडी के अधिकारी परमार दंपति के घर पहुंचते हैं और बीवी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, और जो परमार, उसके कंधे पर जूता रखता है ईडी का अधिकारी और कहता है कि अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे, अपने बच्चों से राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो डलवा दे, वरना ऐसे केस लगाएंगे कि तेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। हालांकि उस 3 पन्नों के सुसाइड नोट में बहुत सारी गालियां लिखी गई हैं, उनका उल्लेख हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 3 पन्नों का वह सुसाइड नोट लिखेंगे, उसमें बाकायदा ईडी अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, पूरा घटनाक्रम लिखा गया है,
और बताया गया कि किस तरह से ईडी ने उस परिवार को प्रताड़ित किया और इस प्रताड़ना से परेशान होकर दंपति ने अपने बच्चों को छोड़कर आत्महत्या कर ली। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि हमारे परिवार के खून में कांग्रेस है, ऐसे में हम जा रहे हैं जीवन लीला समाप्त करके, अब मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की है। जब यह सुसाइड नोट आया तो खलबली मचना वाजिब है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां पहुंचे, बच्चों से मिले, और सबसे बड़ी बात कि जिन बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव परमार दंपति पर बनाया गया, उस बच्चे ने अपने मां बाप खोने के बाद भी दमदार तरीके से कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ हूं, मेरे खून में कांग्रेस है। यह सब उस सुसाइड नोट में लिखी हुई घटनाक्रम और उसके आगे पीछे के घटनाक्रम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी जो अब तक अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति प्रॉपर्टी की जांच करके कानूनी कार्रवाई करती थी, वह क्या किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने लगी, और काम करते करते वह किसी परिवार को इतना प्रताड़ित करने लगी कि ईडी अब जानलेवा भी हो गई है। सवाल पहले बहुत उठते थे ईडी पर कि अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, ईडी ने उन्हें शराब केस में बंद किया था, गिरफ्तार किया था, जिसमें अब तीनों की जमानत हो चुकी है। उसमें भी ईडी पर यही आरोप लगे थे कि झूठे केस बनाकर ईडी लोकसभा चुनाव से पहले आप पार्टी को डैमेज करने के प्रयास कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। इसी तरह के आरोप अन्य राज्यों में भी लगते रहे हैं। इसी तरह के आरोप ईडी पर लगते रहे कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दलों पर भाजपा या एनडीए कर रही है और चुनाव जीतने के लिए या सरकारें गिराने के लिए भी ईडी का प्रयोग हो रहा है। उस वक्त लगता था कि यह आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन अब परमार दंपति जो मध्य प्रदेश की है, उनकी आत्महत्या का प्रकरण और 3 पन्नों का सुसाइड नोट, जो जितने भी आरोप ईडी पर लग रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी ओर, उनकी सत्यता की ओर इशारा कर रहा है। अब उन 2 बच्चों का क्या होगा? इस केस में पुलिस और न्यायालय क्या करेगा? ईडी के अधिकारी अपनी सफाई में क्या बोलेंगे? गृह मंत्रालय क्या कहेगा? प्रवर्तन निदेशालय क्या कहेगा? सरकार क्या कहेगी? ये अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इस आत्महत्या प्रकरण ने ईडी पर इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि अब तक राजनीतिक इस्तेमाल के जो आरोप ईडी पर लगते थे, कहीं ना कहीं वे सही थे कि उसका इस्तेमाल सरकारें गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए किया जाता था, वह बिल्कुल सत्य आरोप थे। कुल मिलाके इस पूरे प्रकरण ने शासन व्यवस्था को भी झकझोर के रख दिया है, लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या राजनीतिक स्तर अब इतना गिर गया है कि यदि कोई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य दल के साथ सहानुभूति रखता है, तो क्या उस साधारण परिवार या छोटे बिजनेसमैन के परिवार पर भी ईडी छापे मारेगी, ईडी प्रताड़ित करेगी, उन्हें पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा, और अगर वे नहीं करेंगे तो केस लगाने की धमकी दी जाएगी, और उसके परिणाम ऐसे आएंगे कि एक दंपति को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े और उनके बच्चे अनाथ हो जाएं। कुल मिलाकर यह झकझोरने वाला प्रकरण पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर करेगा, सरकारों को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा, क्योंकि शासन कभी स्थायी नहीं होते हैं।
कुल मिलाकर इस प्रकरण ने ईडी जैसी संस्था पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है जिसे धो पाना बहुत आसान नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।